आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो रहस्यों और आश्चर्य से भरा है। आइए एक पुरातात्विक जासूस की तरह काम करें और उन छोटे छोटे सबूतों को आपस में जोड़ें जिनसे एक पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यता का खाका तैयार होता है। सामने दिख रहे इस रहस्यमय मोहर पर बने जानवर और इन निशानों पर गौर करें। दिलचस्प बात क्या है, सदियां बीत गईं लेकिन इन निशानों को, इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। अब चूंकि इनकी लिखाई हमारे लिए एक पहेली है, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, उनके छोड़े गए सुरागों जैसे कि बर्तन, औजार और इमारतों से उनकी पूरी दुनिया को फिर से खोजना। तो आज की इस चर्चा में हम इस सभ्यता के फैलाव से लेकर उनके खानपान, खेतीबाड़ी, मोहनजोदड़ो जैसे शानदार शहरों की बनावट और उनकी उस बेजोड़ जल निकासी प्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों को हैरान कर देती है। चलिए गहराई में उतरते हैं। आइए सबसे पहले इस बात पर नजर डालते हैं कि ये सभ्यता आखिर कितनी पुरानी है और इसका दायरा कितना बड़ा था। अगर हम समय के पहिए को पीछे घुमाएं तो हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 6000 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1300 ईसा पूर्व तक चलता है, लेकिन इसमें सबसे खास है परिपक्व हड़प्पा चरण। 2600 से 1900 ईसा पूर्व का ये वो समय था जब ये सभ्यता सचमुच अपने चरम पर थी और उनके शहर पूरी तरह से आबाद और समृद्ध थे। और अगर हम उनके फैलाव की बात करें तो ये बिल्कुल हैरान करने वाला है। शुरुआत में जो बस्तियां बहुत छोटी और बिखरी हुई थीं, वो परिपक्व चरण तक आते आते वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैल गईं। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था, बल्कि एक विशाल और बेहद घना नेटवर्क था। इतने बड़े इलाके और इतनी बड़ी आबादी को देखकर ये सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर ये लोग अपना पेट कैसे भरते थे। आइए उनके खानपान और खेती के तरीकों को समझते हैं। पुरावनस्पतिज्ञों ने जब खुदाई में मिले जले हुए अनाज के दानों और जानवरों की हड्डियों की जांच की, तो जो नतीजे मिले वो बहुत दिलचस्प हैं। इनके आहार में गेहूं, जौ और दालें तो थीं ही, लेकिन साथ ही मवेशी और भेड़ जैसी पाली रही प्रजातियों के अलावा सुअर और घड़ियाल जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। यानी वे सिर्फ खेती ही नहीं कर रहे थे, बल्कि शिकार भी उनके भोजन का एक अहम हिस्सा था। और खाना पकाने की तकनीक भी काफी उन्नत थी। उदाहरण के लिए अनाज और मसालों को पीसने के लिए इस्तेमाल होने वाली ये अफ्तल चक्की बिल्कुल वैसी ही है जैसे आज हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलबट्टे होते हैं। इससे पता चलता है कि वे अपने खाने को कितनी मेहनत और सलीके से तैयार करते थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बिना आधुनिक मशीनों के वो इतने बड़े पैमाने पर फसलें बोते और काटते कैसे थे। चलिए कुछ और सबूतों की मदद से इस पहेली को भी सुलझाते हैं। पक्की मिट्टी से बना ये बैल का खिलौना सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सुराग है। इसके अलावा काली बंगन में जो जुते हुए खेत के साक्षी मिले हैं, उनसे ये साफ हो जाता है कि खेतों को जोतने के लिए बैलों का ही इस्तेमाल किया जाता था। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि खेत में जुताई की रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई मिली हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो लोग एक ही समय में एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाना बहुत अच्छी तरह जानते थे। इस दौरान उनकी तकनीक में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा था। हालांकि पत्थर के औजार पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, लेकिन तांबे और दूसरी धातुओं से बने औजारों ने खेती और शहर के दूसरे कामों में अपनी मजबूत जगह बना ली थी। इन औजारों की वजह से उनके काम करने की रफ्तार और कुशलता में बहुत बड़ा उछाल आया। और खेती के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? बिल्कुल, पानी। धौलावीरा में मिला ये विशाल जलाशय उनके जल प्रबंधन का एक जीता जागता सबूत है। उन अर्धशुष्क इलाकों में जहां बारिश कम होती थी, पानी की एक एक बूंद को सहेजना जिंदगी और मौत का सवाल था। ये जलाशय दिखाता है कि वे सिंचाई की तकनीक में उस समय भी कितने आगे थे। अब बात करते हैं उनके सबसे चर्चित पहलू की, जो है उनके शहर। और जब शहरों की बात आती है तो मोहनजोदड़ो का नाम सबसे ऊपर आता है। मोहनजोदड़ो कोई ऐसा शहर नहीं था जो बस समय के साथ अपने आप बेतरतीब ढंग से बस गया हो। बिल्कुल नहीं। इस शहर की बाकायदा योजना बनाई गई थी। ईंट रखने से पहले ही ये तय कर लिया गया था कि कौन सी चीज कहाँ बनेगी। शहर को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया था, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग आकार में छोटा जरूर था, लेकिन इसे कच्ची ईंटों के ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था और चारों तरफ से दीवारों से घेरा गया था। वहीं दूसरा हिस्सा यानी निचला शहर काफी बड़ा था,
लेकिन वो भी मजबूत आधार वाले चबूतरों पर ही टिका था। ये विभाजन कोई इत्तेफाक नहीं था। पूरे शहर के निर्माण में इसका सख्ती से पालन किया गया था। अब जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 40 लाख। शोधकर्ताओं का मानना है कि केवल निचले शहर के उन चबूतरों को बनाने में ही कम से कम 40 लाख श्रम दिवसों की जरूरत पड़ी होगी। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों को इकट्ठा करना और उनसे काम लेना बिना किसी बेहद मजबूत और संगठित व्यवस्था के तो मुमकिन ही नहीं है। और उनकी इस व्यवस्था की एकरूपता तो देखिए। पूरे हड़प्पा साम्राज्य में चाहे ईंटें धूप में सुखाई गई हों या भट्ठी में पकाई गई हों, उनका आकार बिल्कुल तय था। लंबाई ऊंचाई की 4 गुनी और चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी होती थी। बिना किसी बदलाव के यही सटीक अनुपात हर एक हड़प्पा बस्ती में इस्तेमाल किया गया। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन इन सबसे ऊपर जिस चीज ने दुनिया भर के इंजीनियरों को सबसे ज्यादा हैरान किया है, वो है उनकी जल निकासी प्रणाली। उनके शहर बसाने का तरीका देखिए। ऐसा नहीं था कि पहले घर बना दिए और फिर जगह ढूंढकर नालियां निकाल दी। उन्होंने सबसे पहले सड़कों को एक ग्रिड पैटर्न में बिछाया, उसके साथ साथ पक्की नालियां बनाई और उसके बाद उन नालियों के अगल बगल घर बनाए गए। यानी घर बनने से पहले ही बुनियादी ढांचा पूरी तरह तैयार था। ये सिस्टम उनके रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा था। हर घर में पक्की ईंटों से बना अपना एक स्नान घर होता था और घर के गंदे पानी को बाहर सड़क की मुख्य नाली तक पहुंचाने के लिए ये जरूरी था कि घर की कम से कम एक दीवार सड़क या गली से सटी हुई हो। इस व्यवस्था को देखकर अर्नेस्ट मैके जैसे शुरुआती पुरातत्वविद भी ये कहने से खुद को रोक नहीं पाए कि निश्चित रूप से ये अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्रणाली है। मुख्य नाले गारे और ईंटों से बने थे और उन्हें ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टियों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें सफाई के वक्त आसानी से हटाया जा सके। बीच बीच में कचरा जमा करने के लिए हौदियां भी बनाई गई थी। उनकी ये दूरदर्शिता वाकई सलाम करने लायक है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी हमारे सामने खड़ा है। समय की इन परतों के नीचे और न जाने कितने ही ऐसे रहस्य दबे होंगे जो आज भी सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। वो रहस्यमयी लिपि आज भी हमसे कुछ कहना चाहती है। सिंधु घाटी की इस पहेली में अभी भी बहुत कुछ जुड़ना बाकी है। आज की इस पुरातात्विक यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई चीजें सीखते रहें और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की खोज करते रहें।